तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इसके नाम से भी हमें हिंट मिल रहा है कि डिप्रेशन यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब वो डिक्रीज़ कैसे होगा, क्या होगा उसमें, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। इसकी डेफिनेशन तो आपको पता होगी वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। सा टेम्परेचर एट विच प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है फ्रीजिंग पॉइंट की, यानी कि वो टेम्परेचर जब किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जो उसका लिक्विड फेज में है वो सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी पढ़ा हुआ है कि जैसे जो हमारा वेपर प्रेशर होता है ऑफ प्योर सॉल्वेंट वो ज़्यादा होता है ना, ये ज़्यादा मिलेगा आपको हमेशा। और अगर हम वेपर प्रेशर देखें सॉल्यूशन का, यानी कि इसमें हम जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है ना। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो सरफेस पे जो सॉल्वेंट पहले था उसकी जगह कवर करेगा, जिसकी वजह से वो वेपर्स में ज़्यादा सॉल्वेंट को कन्वर्ट नहीं होने देगा, उसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है सॉल्यूशन के केस में, तो जब हमें इसको सॉलिड वाले वेपर प्रेशर के इक्वल लाना है तो हमें इसको जो टेम्परेचर लगेगा वो कम टेम्परेचर लगेगा, है ना, टेम्परेचर कम लगेगा इसमें। और इसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी इतना हाई है और इसको अगर हमें सॉलिड वाले वेपर प्रेशर के इक्वल लाना है तो यहाँ पर टेम्परेचर जो हमें देना पड़ेगा वो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो यानी कि जो हमारे पास वेपर प्रेशर जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा आएगा और जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम आएगा हमारे पास। ठीक है, समझ में आ रहा है ये हम एक ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। तो देखो ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ पर वाई एक्सिस पे हम लेंगे वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे हो जाएगा टेम्परेचर। ये टेम्परेचर हम केल्विन में लेंगे। जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो उसके लिए जब हम स्लोप ड्रॉ करेंगे तो वो आएगा कुछ ऐसे। ठीक है, ये आ गया। और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम है प्योर सॉल्वेंट से, तो उसका वेपर प्रेशर का जो कर्व आएगा वो ऐसे कहीं नीचे आएगा। अब हमें यहाँ पर फ्रोज़न सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर लेना है, यानी कि सॉलिड जो फेज़ में सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर भी चाहिए, तभी तो हम ये इसके बीच में रिलेशन पता कर पाएंगे ना कि कितना टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, किसका टेम्परेचर ज़्यादा है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे आएगा। ठीक है, तो अगर हमें उसकी स्लोप ड्रॉ करनी है तो वो समझ लो कुछ ऐसे आएगी, ऐसे। अब देखो वो टेम्परेचर जहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जब इक्वल हो सॉलिड स्टेट के, वो होगा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पर देखो प्योर सॉल्वेंट और ये यहाँ पर आके एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसका हो गया TF0, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट लिया है हमने। ये इसको हम डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब इस सॉल्यूशन के अगर हमें वेपर प्रेशर को इस सॉलिड के इक्वल करना है तो कैसे इसको यहाँ तक एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहाँ पे कहीं इसका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया TF, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब इन दोनों के बीच में जो ये डिफरेंस आ रहा है कि TF0 प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है ऑफ कोर्स, तो उसको हम कितना ज़्यादा है वो सॉल्यूशन से, तो वो जो डिफरेंस है उसको हमने बोला है डेल्टा TF, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो ये यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसकी स्लोप ऊपर आई, फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, इसकी स्लोप नीचे आई, फिर सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हमें लाना है इसका वेपर प्रेशर, तभी हम बोल पाएंगे कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है। तो वो प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा आता है फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम आता है, और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हमने बोला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा TF से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये था इसका ग्राफ। अब हमें पता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का अगर हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है, डेल्टा TF फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ज़्यादा में से कम को माइनस करना पड़ेगा, तो TF0 में से माइनस करेंगे हम TF को। TF0 प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और डेल्टा TF हो गया हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और TF0 हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और TF हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये है हमारी एक्सप्रेशन और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक तो ये फॉर्मूला आ गया अपने पास, और हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी पढ़ा था जब हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं उनके लिए डेल्टा TB पढ़ा था, वहाँ पे हमने वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलरिटी के। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही होता है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस ये देखा गया है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। ये सेकंड एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पर M क्या है? मोलैलिटी या फिर मोलल कंसंट्रेशन बोल सकते हो आप। ठीक है, अब जब ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे यहाँ से तो कोई कांस्टेंट भी आएगा, उस कांस्टेंट का हम रिप्रेजेंट करते हैं KF से।
तो KFM हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब ये जो KF है ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। और अगर हमें इसमें एक मतलब KF के डिफरेंट नेम्स भी होते हैं, तो KF को हम बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर आप इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो ये इसके नाम होते हैं। और अगर आपको इसकी यूनिट फाइंड करनी हो तो यूनिट कैसे फाइंड करोगे? देखो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास, इसको अगर हम रीअरेंज करें तो KF की अगर जैसे हमें यूनिट फाइंड करनी है तो डेल्टा TF बाय M कर दो। अब डेल्टा TF यानी कि टेम्परेचर ही तो है ना फ्रीजिंग पॉइंट एक तरह से, तो इसकी यूनिट क्या आएगी? केल्विन में आएगी टेम्परेचर की, जो ऐसा यूनिट होती है। और मोलैलिटी की क्या यूनिट होती है? देखो मोलैलिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और वो सॉल्वेंट का जो मास है वो हम kg में लेते हैं, तो मोल्स की यूनिट हो गई मोल, और सॉल्वेंट का जो मास है उसको हम kg में लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मोल पर kg, है ना। यही तो हो गई ना। अब अगर इसको आप रीअरेंज करो अच्छे से तो क्या आ जाएगी इसकी यूनिट? केल्विन kg मोल इनवर्स। यूनिट ऑफ KF यानी कि जो हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है उसकी यूनिट हमने फाइंड कर ली है। अब इस फॉर्मूला में हम और भी चेंजेस कर सकते हैं। जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है उसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर मोलैलिटी ली हुई है, तो मोलैलिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? देखो मोलैलिटी किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यही होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर हमें मोल्स नहीं गिवन है और अगर वेट गिवन है तो उसका भी फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना, ये आ जाएगा, और इनटू यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। अब ये जो मास है इसको अगर हम W से रिप्रेजेंट करें और मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करें, और सॉल्यूट के क्योंकि यहाँ पर हम सॉल्यूट का मास ले रहे हैं तो W2 से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको M2 से, और मास ऑफ सॉल्वेंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया W1 से, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं W2 बाय M2 इंटू W1। और अगर ये W1 यानी कि जो सॉल्वेंट का मास है ये अगर ग्राम्स में दिया हुआ है हमें, क्योंकि हम ये सारे ये मान के चल रहे हैं कि ये जो भी वेट है और मोलर मास है ये सब ग्राम्स में है, तो इसको हम 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा kg में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला। तो मोलैलिटी जो हमारे पास ये इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन, इसमें अगर आप मोलैलिटी की जगह वो सारी वैल्यूज़ पुट करो जो हमने अभी यहाँ पे फाइंड करी हैं, इसको हम इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। 4 को अगर हम 3 में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? डेल्टा TF आ जाएगा, KF तो है ही हमारे पास, और ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे W2 M2 इंटू W1, और ये सारा जो W1 है ये सब हमने ग्राम्स में लिया है, ठीक है, इसीलिए 1000 है यहाँ पे, वरना 1000 यहाँ से हटा सकते हो आप। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। अगर आपको मास दिया हो सॉल्वेंट का या फिर सॉल्यूट का, इनकी वैल्यूज पुट करके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हो। अब अगर आपको मोलर मास फाइंड करना है सॉल्यूट का, सपोज आपको बाकी सारी चीज़ें गिवन है, यानी कि वेट ऑफ जो हमारा सॉल्वेंट है वो भी गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट भी गिवन है, फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी गिवन है, तो अगर आपको M2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको पता है कि आप इस फॉर्मूला को रीअरेंज करके और वो वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है यहाँ पर, तो ये तब फॉर्मूले हम यूज़ कर पाएंगे जब हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। लेकिन अगर आपको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप कैसे उसकी वैल्यू फाइंड करोगे? तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि है KF इज इक्वल्स टू R इंटू M1 इंटू TF स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा फ्यूजन H। ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं? R क्या है? यहाँ पर R है हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप सबको पता होगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर आप इसकी ये वाली वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो 2 कैलोरी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, लेकिन वो जो 0.0813 होती है वो वाली वैल्यू आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो गैसेस के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये हो गया R गैस कांस्टेंट, M1 हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, TF हो गया हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और क्योंकि हम प्योर सॉल्वेंट का ले रहे हैं तो इसको हम नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आता है डेल्टा फ्यूजन H। ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है? वैसे आपको पता होना चाहिए, ये 1 मोल
सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए या फिर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी हीट रिक्वायर्ड है उसको हमने बोला है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, वो होती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और ऐसा भी हो सकता है कि कई क्वेश्चंस में आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन हो। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है कि 1 ग्राम सब्सटेंस को सॉलिड से उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड है या फिर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये भी हो सकता है कि आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की जगह पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन हो। तो आप एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कैसे फाइंड कर सकते हो, इसका भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है वो इक्वल होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू मोलर मास के। ठीक है, ये है मोलर मास। जो भी सब्सटेंस दिया होगा जिसका भी हमें फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया होगा उसका मोलर मास से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सो ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आप यूज कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।